आज की वीडियो में हम एचटेट का सिलेबस डिस्कस करेंगे। आज हम साइकोलॉजी का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हम सबको पता है कि साइकोलॉजी 30 मार्क्स की आएगी और एचटेट को क्लियर करने में साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि अगर हम हर एक सब्जेक्ट पे सही से ध्यान देंगे तभी हम हमारा जो 150 में से 90 मार्क्स लाने का टारगेट है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। बहुत सारे जो लर्नर्स हैं वो सिर्फ एक सब्जेक्ट पर ही ध्यान देते हैं और बाकी 4 सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ 60 या फिर 80 मार्क्स ही अपने पेपर में लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर हम पांचों के पांचों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारे 90 आउट ऑफ 150 जरूर आएंगे और हमारा एचटेट बिल्कुल क्लियर होगा। तो देखते हैं कि साइकोलॉजी का क्या सिलेबस है और आगे आने वाली वीडियोस में हम किन किन टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो जो सबसे ज्यादा फर्स्ट टॉपिक आता है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मीनिंग एंड स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का मतलब एवं उनके संप्रदाय। तो जब तक हमें साइकोलॉजी का मतलब नहीं पता होगा तब तक हम इसकी जो और सारी थ्योरीज हैं या फिर इसके अंदर जो बातें की गई हैं उनको हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए साइकोलॉजी का मतलब हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ इसके अंदर हम अलग अलग फाउंडर्स को देखेंगे कि अलग अलग चीजों के अलग अलग जनक किसको माना गया है, किन लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, किन लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी। ये सब हम मीनिंग इन स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के अंदर देखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो विकास एवं वृद्धि। अब हम कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ क्यों देखेंगे? क्योंकि हमें स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाना है। तो बच्चे बहुत जल्दी रेट से ग्रोथ करते हैं, उनके दिमाग का उस समय पे विकास हो रहा होता है। जब हम इस डेवलपमेंट के प्रोसेस को पढ़ेंगे तभी हम देख सकते हैं कि एक बच्चा कैसे विकास करता है, क्या क्या रोल प्ले होते हैं उसके डेवलपमेंट में और ग्रोथ में, क्या क्या चीजें उनको अफेक्ट करती है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। अब हमें ये देखना है कि बच्चा डेवलप कैसे करेगा, क्या क्या स्टेजेस आती है उसके जीवन में, जिसके अंदर हम उसकी शैशवावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक की बातें करेंगे। इसके साथ ही इस टॉपिक के अंदर हम अलग अलग थ्योरीज करेंगे जो कि पियाजे और वाइगोस्की के द्वारा दी गई है, जिसमें उन्होंने बच्चे के संज्ञान और उसके सामाजिक वातावरण के बारे में बात की है। उसके आगे वाला टॉपिक है एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी, वंशानुक्रम एवं वातावरण। जैसे कि हम सबको पता है कि एक बच्चे के ऊपर उसका वातावरण का और उसकी अनुवांशिक का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। बहुत सारे उसके जो फैक्टर्स हैं जिसपे उसकी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा केंद्रित है वो उसके कहीं ना कहीं वातावरण से अफेक्टेड है। मान लीजिए अगर बच्चे के घर का परिवार का माहौल ही अच्छा नहीं होगा तो वो स्कूल में आकर अच्छा कैसे परफॉर्म करेगा, वो कैसे नई नई चीजें सीखेगा, क्योंकि वो उस बात से ही परेशान रहेगा। तो हमें इस बात पे भी ध्यान देना है कि बच्चे का एनवायरमेंट कैसा है और हेरिडिटी का भी रोल है। कहीं ना कहीं बच्चे के माता पिता के जो गुण हैं वो बच्चे को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। इन्हीं सब के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी। उसके बाद आता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्यों जरूरत है? क्योंकि हम कम से कम एक समय पे 30 से 40 बच्चों के साथ डील कर रहे होंगे और उन सबका कहीं ना कहीं अलग व्यक्तित्व होगा और हमें उन्हें उसी तरह से हैंडल करना पड़ेगा। इस कारण हमारे सिलेबस में टॉपिक आया पर्सनैलिटी। उसके बाद टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। जैसे हमने अभी बात की कि 30 से 40 बच्चे होंगे तो क्या सभी बच्चे एक ही रेट पे लर्न करेंगे या फिर सभी बच्चे एक ही दर से साथ में सीख लेंगे? नहीं, उनमें अलग अलग विभिन्नताएं होंगी। किसी को कुछ प्रॉब्लम आएगी तो दूसरे बच्चे को कोई और प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए हमें ये जान लेना जरूरी है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है और हमें उस तरीके से अपने आप को ढालना पड़ेगा ताकि हम सभी बच्चों को अच्छे से ज्ञान दे सके। उसके बाद में आता है इंटेलिजेंस, बुद्धि, जिसमें हम अलग अलग थ्योरीज देखेंगे। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात होती है कि बुद्धि सिर्फ वो नहीं है जो बच्चा अपने एग्जाम पेपर पे लिख दे। जरूरी नहीं है कि जिस बच्चे के मार्क्स अच्छे आए हैं वो अपने जीवन में भी बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल कर लेगा। वहीं हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि जो बच्चे खेल कूद में ज्यादा होते हैं, आजकल नीरज चोपड़ा बहुत ज्यादा फेमस है, हम ये कह सकते हैं कि शायद उनके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए होंगे बट खेल के क्षेत्र में भी उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो बुद्धि को हम सिर्फ स्कूल के काम से डिनोट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में आता है लर्निंग, अधिगम। ये हमारे सिलेबस में क्यों दिया गया? ताकि हम ये जान सकें कि क्या सिद्धांत है लर्निंग के, कैसे बच्चा लर्न करेगा, कैसे वो सीखेगा और क्या अलग अलग थ्योरीज है।
जो हम उन्हें पढ़ा रहे हैं कहीं वो उनके आगे वाले ज्ञान में बाधा तो नहीं बन जाएगा। हमें हमेशा पॉजिटिव ट्रांसफर करना है लर्निंग का, और इसीलिए हमारे सिलेबस में आया लर्निंग। उसके बाद है लर्निंग डिसेबिलिटीज। अब हमने लर्निंग तो देख ली कि अधिगम कैसे होगा, बच्चा कैसे सीखेगा, बट बच्चे के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज भी हो सकती है। जरूरी नहीं है हर बच्चा हर तरीके से स्वस्थ हो। किसी को डिस्कैल्कुलिया हो सकता है, किसी को डिस्ग्राफिया हो सकता है, मतलब कोई सही से नहीं लिख पा रहा या फिर कोई सही से मैथ्स की गणना नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे कह देंगे कि ये बच्चा तो मंद बुद्धि है। कहीं ना कहीं जो फैक्टर उसे अफेक्ट कर रहा है वो है लर्निंग डिसेबिलिटी। जरूरी नहीं है कि बच्चा मंद बुद्धि है, मे बी उसके दिमाग में या फिर उसके शरीर में ऐसी कुछ चीजें कम रह गई जिसकी वजह से उन्हें ये डिसेबिलिटी हो गई, इसलिए हमें दिया गया लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो अगर हमारी क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जिसको ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अगर हमें इस टॉपिक के बारे में नहीं पता होगा तो हम ये कहकर उसे टाल देंगे कि ये तो मंद बुद्धि है, ये तो ऐसा ही है। लेकिन जब हमें इस टॉपिक के बारे में पता है और हमें ये भी पता है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज बच्चों को कैसे हम पढ़ा सकते हैं, तो हम उसको एक सही तरीके से गाइडेंस देकर उसको भी तरक्की की ओर लेके जा सकते हैं। इसलिए हमें ये टॉपिक दिया गया लर्निंग डिसेबिलिटीज। उसके बाद आता है एडजस्टमेंट, समायोजन। इसके अंदर हमें बताया गया है कि कैसे एक मनुष्य अलग अलग सिचुएशंस में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, जिसके लिए वो अलग अलग तरीके की प्रक्रियाओं का यूज करता है, जो कि हम आगे आने वाली थ्योरी में देखेंगे। इसके बाद में है स्टिम्युलेशन रिस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। ये उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। उन्होंने इसमें रिस्पॉन्स और स्टिम्युलेशन की थ्योरी के बारे में जिक्र किया है, जो कि हमें आगे जाकर एक बच्चे को कैसे लर्निंग करानी चाहिए उसमें हेल्प करेगा। इसके बाद में आता है स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। स्किनर ने भी एक थ्योरी दी जिसका नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये थ्योरी भी हमें आगे जाकर ये बताएगी कि हमें बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए और कैसे बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इवान पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग, अनुकूलित अनुक्रिया। तो इसके आगे हम इवान पेवलोव की थ्योरी देखते हैं, जिसमें उन्होंने एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट ने उन्होंने उस डॉग को क्या किया, एक आदत डलवा दी। जैसे ही खाना उस डॉग के सामने आता था या फिर घंटी बजती थी, फिर खाना आता था, और खाने आते ही कुत्ते की लार गिरनी शुरू हो जाती थी। तो जैसे जैसे कंडीशनिंग कराई गई, जैसे जैसे आदत डलवाई गई कि पहले घंटी बजी, खाना आया, कुत्ते के मुंह से लार गिरी, तो जैसे ही कुत्ते की कंडीशनिंग हो गई, उसका अनुबंधन हो गया, उसको वो आदत डल गई, तो घंटी बजते ही भी उसकी मुंह से लार आनी शुरू हो जाती थी। तो यहाँ पर किस चीज का सिद्धांत आया, क्लासिकल कंडीशनिंग का, अनुबंधन का, कि कैसे हम एक बच्चे को आदत डलवाकर उसको कार्य करवा सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अब मोटिवेशन क्यों जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत टीचर को भी है और उसके साथ साथ बच्चे को भी है। जब तक मोटिवेशन नहीं होगा तब तक बच्चा अपना 100% नहीं लगाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए कि एक राम नाम का बच्चा और एक राजू नाम का बच्चा है। तो राम नाम के बच्चे को तो मैम ने स्टार दे दिया कि उसकी राइटिंग अच्छी थी, लेकिन राजू नाम के बच्चे को कोई स्टार नहीं मिला। तो जब राजू ये देखेगा कि राम को स्टार मिला, क्यों, क्योंकि उसको राइटिंग अच्छी थी, और मुझे क्यों नहीं मिला, क्योंकि मेरी राइटिंग गंदी थी। तो यहाँ से वो मोटिवेशन लेगा कि मुझे भी स्टार चाहिए, और वो अपना 100% देगा कि वो स्टार ले सके। ये आदत हम छोटे बच्चों के अंदर ज्यादा देखते हैं। इसके बाद आता है एक्शन रिसर्च। ये एक स्कूल रिलेटेड प्रोग्राम है जिसके अंदर स्कूल्स अपनी प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द ठीक करने में लग जाते हैं। इसमें पूरी एक रिपोर्ट बनाई जाती है, ये देखा जाता है कि स्कूल के अंदर कहाँ पे कमी है और कैसे हम उसे जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। तो इसमें हम देखते हैं मूल्यांकन, मापन और आकलन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, मेजरमेंट असेसमेंट से कैसे अलग है, और किस किस तरह से हम बच्चे का मूल्यांकन या आकलन कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास टॉपिक आता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा, ये कमेटी के द्वारा बनाया गया था, जिसके अंदर बच्चे के करिकुलम के बारे में बात की गई है कि उन्हें क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं और क्या क्या टॉपिक्स उनके सब्जेक्ट्स के अंदर होने चाहिए। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009।
ये एक एक्ट है जिसके अंदर बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है कि भारत का हर एक बच्चा जो कि 6 से 14 साल की उम्र का है वो स्कूल में आकर पढ़ाई करे, वो साक्षरता ग्रहण करे, वो अपनी शिक्षा से पीछे ना रहे, ताकि हम भारत को एक अच्छे देश के रूप में उभर कर सामने आ सके, हमारे राष्ट्र का निर्माण हो। इसके बाद में लास्ट टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो जब हम बच्चे को अच्छे से पढ़ा चुके हैं, इसके बाद हम उसका टेस्ट लेंगे, स्कूल्स में एग्जाम्स होते हैं, तो उन टेस्ट को हम कैसे उसका मापन करेंगे, कैसे उसका मूल्यांकन करेंगे, ये सारी चीजें उसके अंदर आएंगी कि क्या सिर्फ बच्चे ने जो टेस्ट में लिख दिया सिर्फ उसी का मूल्यांकन होना चाहिए, या फिर स्कूल्स में जो दूसरी एक्टिविटीज भी होती है, डांस, स्पोर्ट्स और जो हमारे एनवायरमेंट में, कल्चर में और एक्टिविटीज होती है, उन्हें भी हमें इसके अंदर लेकर चलना चाहिए। तो हमें दूसरी एक्टिविटीज को भी इसके अंदर लेके चलना चाहिए और एक सतत एवं समग्र सब कुछ अपने अंदर समाये कर, सब कुछ अपने अंदर लेकर सारी चीजें समग्र करके ही मूल्यांकन करना चाहिए। तो ये कुछ 19 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। इसके अलावा बहुत सारी थ्योरीज हैं जो इन टॉपिक्स का सब पार्ट है, और ये सब थ्योरी हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।